अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पार्लियामान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, उन्होंने कल सुख का सांस लिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के केसेस के हवाले से कोई 8 मुकदमात थे जिसमें इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ को बेल जो है वो दे दी गई थी। उस बेल के बाद हमने देखा कि हुकूमती तर्जुमान यानी अताउल्लाह तारड़ साहब, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, का कहना था कि कत्ल के जो मुल्जिम होते हैं बेल तो उनको भी मिल जाती है। बहरहाल ये तमाम बातें अभी हो ही रही थी कि अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उनके घर में घुसकर लाहौर में जो सादा कपड़ों में मलबूस अफराद थे, उन्होंने उनके बेटे को अगवा कर लिया है। खैर ये मामला भी अब हल हुआ क्योंकि बेटे को जो है वो अदालत में पेश किया गया, उसका 8 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया है और ये भी जो है वो 9 मई के केसेस के हवाले से है। और आज खबर यह है कि उनके दूसरे बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। 9 मई के हवाले से जितनी बातें भी की जा रही थी, वैसे भी आपने देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से कुछ माफ़ी की बात की जा रही थी, उसकी भी अब तरदीद हो चुकी है। सुहेल वड़ाइब साहब जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने कॉलम में इसका इशारा दिया था कि ब्रसल्स में होने वाली मुलाकात फील्ड मार्शल से, उसमें ये बातें हुई, लेकिन अब इस पूरी मुलाकात की और इन बातों की तरदीद गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने एक गैर रस्मी मुलाकात में सहाफ़ियों से कर दी है। अब इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शहबाज अवान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। शफकत साहब, 9 मई केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानतों पर आप लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन देखें ये बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई के जो केसेस हैं या 9 मई जो पूरा सानहा है, इसके हवाले से ना तो कोई माफ़ी है, बस यही है कि इन केसेस को फेस करना है और जो भी सहूलतकार थे, मास्टरमाइंड थे, एग्जीक्यूटर थे, उनको कानूनी तौर से ही डील करना होगा और लीगल रिकोर्स के ज़रिए ही, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो बरी हो जाएंगे और किया है तो सजा भुगतेंगे। माफी मांग कौन रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये जो माफी मंगवाने वाले हैं वो क्यों इतना शिद्दत से माफी कह रहे हैं? किसने बताया कि इमरान खान माफी मांग रहा है? मैं आपको लिख के दे देता हूँ ये बात कि कभी भी इमरान खान माफी मांगेगा ना, माफी लेगा ना, कोई माफी की बात करेगा। क्यों लोगों को इतना ये माफी की बार बार ख्याल आ रहा है? नहीं, उन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा हमने ना कहा, ये बात ही गलत है, माफी तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा माफी ऐसी चीजों में कैसे हो सकती है? बात गलत नहीं है। बात इसलिए गलत नहीं है कि मुराद राज से लेकर वो हजारों लोग जो कि 9 मई के मास्टरमाइंड गर्दाने जाते थे, उन्होंने सिर्फ 2 मिनट का बयान दिया कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, हम पार्टी को छोड़ते हैं और हम इमरान खान को छोड़ते हैं। तो वो उस 9 मई के जो मेजर मुल्ज़मान थे वो सारे के सारे आज अपने घरों में बैठे हैं। ये बात कोई ना करे कि जी माफी कोई नहीं दे सकता या माफी नहीं हुई। तो आप मानते हैं कि वो 9 मई केसेस के मुल्ज़िमान थे? आप मानते हैं कि उन्होंने कुछ किया, मुल्जिम थे वो? मैं ये हमें तो स्टेट कहती थी कि ये मुल्ज़िमान है और फिर उन्होंने बयान दिया और वो मुल्ज़िमान नहीं रहे। लेकिन ये बात सारे लिख लें कि ऐसा कोई माफी कोई नहीं मांग रहा। जो कुछ करना है वो करें, जो केसेस चलाने हैं वो चलाएं। जो 9 मई जो कुछ है वो हर कोई जानता है वो क्या है और लोगों को बेगुनाह उसमें फंसाया जा रहा है। मैं खुद वकील हूँ, मैं 9 मई के केसेस के ट्रायल कर रहा हूँ और 2 केसेस बरी भी हुए हैं, मेजर केसेस 9 मई के मियाँ वाली के। तो इसलिए मुझे तो कोई ना बताए कम से कम कि 9 मई क्या था, क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात सारे सुन लें कि इमरान खान जिस शख्स का नाम है उससे माफी मंगवाना सब लोगों की ख्वाहिश ही रहेगी और ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो अंदर भी रहें और चाहे कभी बाहर भी ना आ सके। क्योंकि अब तो ये भी बातें हो रही हैं ना कि जिस किस्म से ये तय किया गया था, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये तय किया गया कि जो सबसे पहले अपील्स होंगी, अपील्स तो बाद में, लेकिन केसेस जो पेंडिंग हैं वो अपने उस ऑर्डर के अंदर जाएंगे। तो अपील जो है उनकी वो तो कई बाद में आती है, यानी एक 3rd ग्रुप में आती है। फर्स्ट ग्रुप कुछ और है, फिर 2nd ग्रुप है, फिर 3rd ग्रुप है। तो वक्त तो निकलता जा रहा है। कोई बात नहीं, ये जब ये जुल्म पहले भी होता रहा है मुआशरों में, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस फस्तायत की, इस जबर और इस जुल्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारा लीडर बर्दाश्त कर रहा है और हम करेंगे। लेकिन करने वाले ये देख लें कि वो पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं।
वो क्या इस जो मुमलकत खुदादाद है इससे के साथ करना क्या चाहते हैं। अपना रवैया वो देखें और लोगों की मर्जी भी देखें कि 25 करोड़ में से 24 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हैं और वो सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप इस तरह इमरान खान को ना ख़त्म कर सकते हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो लोगों के दिलों में घर करती जा रही है। अच्छा, आप बेशक ये बाजार गर्म रखें जुल्म सितम का, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी, फतह सच की होगी और फतह इमरान खान की होगी। अच्छा, तो ठीक है, अब आप मुझे बताएं, क्योंकि आप वकील भी हैं और आपने खुद भी कहा कि 9 मई के केसेस के हवाले से आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अलीमा खान साहिबा ने कल इल्ज़ाम आयद किया कि उनके बेटे को अगवा किया गया है। आज वो अगवा हुआ यानी मगवी बेटा अदालत में पेश भी हो गया, रिमांड भी ले लिया गया और आज सुना है कि उनके दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बताएं, मैं तो कल भी किसी टीवी प्रोग्राम में कह रहा था कि इनको शर्म भी नहीं आती, ये करते क्या है कि अलीमा खान के बेटे नामालूम है और वो वर्कर जो घरों में बैठा है जिसको कोई नहीं जानता, उनके एफआईआरों में नामजद नाम है। क्या ये अलीम खानम के बेटों को जानते नहीं थे, उनके नाम नहीं जानते थे? या 2.5 साल लग गए इनको अलीमा खान के बेटों का पता करते हुए कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। रोज तो पेशी पर वो अडयाला के बाहर शाहरेज और दूसरे बेटे उनके होते थे। आज इनको पता चला है कि ये 9 मई के मुल्ज़िम से 2.5 साल बाद। कैसी भूंडी हरकतें करते हैं। कम से कम ऐसी तो कोई काम करें जो एक लेमैन जो है वो तो उस पे ना हंसे, ऐसी हरकतें करते हैं। तो इससे पहले उनके अगेंस्ट कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी 9 मई के मुकदमात में दोनों बेटों के खिलाफ? जी बिल्कुल, उनका नाम नहीं है 9 मई की किसी एफआईआर में आज तक। और आज 2 साल और 4 माह गुजरने के बाद उनको ख्याल आया है कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान की जो बहन है, उनके 2 बेटे भी हैं और 9 मई में वो मुलविस भी थे। क्यों मजाक बनाते हैं इस 9 मई का इतना ज्यादा कि लोग हंसे इस पे? इसको कम से कम कुछ तो नॉर्मल रहने दें कि लोग ये जो झूठा सच्चा बयानिया है इसको किसी हद तक तो तस्लीम करें। इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर लोग इस बयानियों को तस्लीम करेंगे क्या? अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो जाहिर है कि इसी वैसे केसेस के हवाले से 9 मई के हवाले से जो नाअहलियत हुई और जो सज़ाएं हुई हैं, जिसमें उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली भी, उनकी जगह महमूद खान अचकज़ई का नाम जो है वो इमरान खान साहब ने लिया। अब इस पर कई लोग बड़े मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। कोई कहता है कि क्या तहरीक इंसाफ की जितने भी लोग अब वहाँ मौजूद हैं यानी पार्टी में, उन पर क्या एतमाद नहीं है इमरान खान साहब को, या आप ये समझते हैं कि महमूद खान अचकज़ई इसलिए चॉइस हैं कि उन पर 9 मई का कोई केस नहीं बन सकता? नहीं, ये देखिए, महमूद अचकज़ई साहब हमारे जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसमें हैं और खान साहब उन पर बड़ा एतमाद करते हैं। और उमर अयूब साहब का भी तो अदालत से स्टे चल रहा है। उसके बाद उनकी नामजदगी पे मेरे ख्याल में किसी को कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने की है और वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे। उन्होंने हमेशा सिविल सुपरमेसी की बात की है, उन्होंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है और उन्होंने हमेशा जमहूरियत की बात की है। तो ऐसे शख्स को अगर इमरान खान बागदौड़ दे रहे हैं तो उनका जो बड़ा वाइज डिसीजन है और हमें बिल्कुल कबूल है। और जो बाई इलेक्शंस होंगे उनमें आप लोग फील्ड करेंगे कैंडिडेट्स? बिल्कुल जाना चाहिए बाई इलेक्शन में। मैं क्योंकि भाई की डेथ थी और मैं कुछ आउट हूँ पार्टी के मामला से, तो लास्ट डिसीजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इस बात का हामी हूँ कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्शन के रिजल्ट जो भी आ जाए, फॉर्म 47 जैसे भी तैयार करवाया जाए, लेकिन ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है हमने ये पूरा करना है और दुनिया को हमने दिखाना है कि किस तरह भूंडे तरीके से हमारे 50-50 हज़ार और लाख की लीड से जीते हुए लोगों को हरा रहे हैं। तो मैं तो हम ही हूँ इलेक्शन में जाने का। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे शफकत अब्बास अवान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो जिस माफ़ी का जिक्र इन्होंने भी किया कि इमरान खान साहब से ख्वाहिश ही रह जाएगी कि कोई माफ़ी मंगवाए, क्योंकि इमरान खान कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। उस माफ़ी के हवाले से आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR तरदीद कर चुके हैं उस कॉलम की, जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब।
उन्होंने लिखा और उसमें कुछ माफ़ी का जिक्र हुआ। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो गैर रस्मी गुफ्तगू जिन सहाफ़ियों में से की गई थी उनमें से एक सहाफ़ी हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान पाक फ़ौज यानी DGISPR की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई चंद सहाफ़ियों से और उन्होंने जिक्र किया कि सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच साहब का कॉलम जो कि उन्होंने लिखा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के हवाले से, उसकी उन्होंने तरदीद की। एग्जैक्टली क्या बातें हुई उसमें, वहाँ पर वकार सत्ती सीनियर रिपोर्टर और सहाफ़ी हैं, वो भी मौजूद थे, वो हमारे साथ इस वक्त इन फोकस हैं, उनसे जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वकार सत्ती साहब, फरमाइएगा कि क्या बातें हुई वहाँ पर जो ये गैर रस्मी गुफ्तगू हुई सोहेल वड़ाइच साहब जो कि हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनके कॉलम्स हम सब बड़े शौक़ से पढ़ते भी हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला है। तो क्या चीज़ है जो गिरा गुजरी है या क्या है जिसकी तरदीद की गई है? देखिए, गिरा तो नहीं गुजरी नादिया, लेकिन ये है कि जब उनसे ये पूछा गया क्या ये जो कोई इंटरव्यू ऐसा हुआ है, कोई ऐसी मुलाकात हुई है जिसमें ये बातें हुई हैं, उसको कैटेगोरिकली डिनाई किया DGISPR ने। और उनका ये कहना था कि ब्रसल्स में जो एक्टिविटी थी, जो इवेंट था, उसमें तकरीबन कोई 500-600 लोग मौजूद थे और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे वो जारी रहा। उसके बाद तकरीबन हर शख्स ने वो तस्वीर बनवाई है फील्ड मार्शल के साथ, लेकिन किसी का स्पेसिफिक ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। और जो इस कॉलम के हवाले से उन्होंने कहा कि जो ये तासुर एक मिल रहा है कि शायद उन्होंने कोई PTI की बात की है, कुछ सियासी बात की है या किसी माफी की बात की है, तो इस किस्म की ना तो कोई बात हुई है, ना किसी तकरीर में हुई है और ना इंडिविजुअली किसी के साथ हुई है। इसका मतलब है जो कुछ वो छप रहा था या जो पाकिस्तान मीडिया में वो चल रहा था, उस सारे अमल को डिनाई किया है DGISPR ने। उसके बाद फिर जब उनसे मैंने ये पूछा कि चलें ठीक है, ये तो नहीं हुआ, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि 9 मई वाले जो मामलात हैं उनकी कोई इख्तिलाफी हो सके या कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है? तो उन्होंने फिर उसके जवाब में ये कहा था कि पाक फौज जो है उसने पहले दिन से ये हुआ है कि 9 मई जो है वो सिर्फ फौज का मामला नहीं है, फौज का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मुकदमा है। और हम ये चाहते हैं कि इसको 9 मई करने वाले, इसके सहूलतकार और इसको एग्जीक्यूट करने वाले और इसके मंसूबा साज जो है उनको कानून के मुताबिक जो है उसको कटहरे में वो लाया जाए। और ये 3 दफा उन्होंने कहा यही बात के हमारा ये स्टांस है। इसके बाद जब जावेद चौधरी साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने अपने रवायती पंजाबी अंदाज में कहा कि इसका मतलब है कि ना ही समझिए। तो उन्होंने फिर कहा कि देखिए चौधरी साहब, अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो सबसे पहले उसको उसका इदराक करना चाहिए, उसको रियलाइज करना चाहिए और उसके बाद जो उसका थ्रू प्रॉपर चैनल है वो अदालतें हैं, वहां से होगा। कोई किसी को कैसे माफी दे सकता है? तो उसके बाद ना सिर्फ ये डिनाई हुआ कि वो कोई इंटरव्यू नहीं था, और तारिक अपना जावेद चौधरी साहब ने उनसे जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने पूछा अपने एक रवायती अंदाज में कि इसका मतलब है कि असि ना ही समझिए। तो उनका ये कहना था कि जब कोई भी शख्स जो है वो किसी जुर्म का मुर्तकिब होता है, उससे कोई जुर्म सरजद होता है, तो सबसे पहले वो उसको रियलाइज करता है और उसके बाद उससे निकलने के लिए अदालतों जो है वहां पे वो रास्ता है। तो मैं जाती तौर पे ये समझाऊं कि एक तो इंटरव्यू वाला मामला था कि वो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ और किसी पार्टी की किसी माफी की कोई बात नहीं हुई। और नंबर 2 ये है कि जो अभाम था सारे मुल्क में कि शायद कोई माफी की गुंजाइश है या माफी का सोचा जा रहा है, तो वो उसकी भी तरदीद होगी है कि माफी तो कोई अदारा या कोई शख्सियत किसी को नहीं दे सकती। उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो अदालतें हैं और अदालतें ही फैसला करेंगे। अच्छा, तो वकार सत्ती साहब, ये तो चले उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया, लेकिन आपको याद है कि 9 मई के बाद जो तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जब पता चला था, तो उसमें एक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका हवाला मुनीब फारूक, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी देते हैं कि उस वक्त भी कहा गया था कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगी जाए। तो वो आप में से किसी ने उनसे सवाल किया कि फिर वो क्या था? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी हवाले से ये पूछा गया था कि क्या माफी की कोई गुंजाइश है, जिसकी उन्होंने अपनी तरफ से ये तशरीह की है कि कोई शख्सियत किसी को माफ नहीं कर सकती या कोई भी बंदा किसी को माफ नहीं कर सकता। और 9 मई का जो मामला है वो सिर्फ फौज का मामला नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम का मामला है। और ये जो अगर कोई चाहता है कि उससे गलती हुई है, कोई समझता है कि उससे गलती हुई है, उससे जुर्म सरजद हुआ है, तो उसको रियलाइज करें और उसके बाद उसको वहां से वो क्विट करने के लिए अदालतों का रास्ता है, अदालतें ही हैं जो फैसला करेंगी इसके ऊपर। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया वकार सत्ती साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। जितनी भी बातें मीडिया में माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के बानी यानी इमरान खान साहब के लिए की जा रही थी और उस पर कई लोग सवाल उठा रहे थे कि फिर कौन किस किस से माफ़ी मांगेगा, वो तमाम तर बातों की अब तरदीद हो चुकी है। जैसे कि वकार सत्ती साहब बता रहे हैं कि इसकी वैसे भी कोई गुंजाइश नहीं है माफ़ी की 9 मई के केसेस के हवाले से। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो रुख करेंगे कि मेयर कराची की जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें अमीर जमात इस्लामी कराची से सवाल करेंगे कि आखिर उनके टाउन नाजिम क्या कर रहे थे। वेलकम बैक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और कराची में होने वाली बारिश और उसके बाद की जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से उन्होंने जिक्र भी किया और जिक्र किया तमाम तर जमातों का, अपने फंड्स का, उन नालों का, और साथ में उन्होंने माजरत भी की कराची के शहरियों से। और ये भी फरमाया उन्होंने कि 40 मिलीमीटर रेन यानी बारिश बर्दाश्त करने वाले सिस्टम यानी जो नकासी आब का निज़ाम है उस पर 300 मिलीमीटर का बोझ पड़ा, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल खड़े हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हीं नालों के ज़रिए ये पानी समंदर की तरफ गया है। बहरहाल उन्होंने जिक्र आज जमात इस्लामी का भी किया और जमात इस्लामी के जो टाउन के चेयरमैन हैं उनके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। जिसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ हैं इन फोकस मुनीम ज़फ़र खान, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। मुनीम साहब, बात तो वैसे दुरुस्त है कि मेयर कराची के ऊपर पूरे शहर का बोझ है और आज से नहीं है, हर मेयर के ऊपर होता है। लेकिन उस मुद्दे पर आ जाते हैं जिसका कि उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमीर जमात इस्लामी ने तमाम तर जो जमात इस्लामी के चेयरमैन थे उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो ये भी बता सकते हैं कि 9 टाउन्स जो कि आप लोगों की जमात के अंडर हैं, जहाँ से आप लोग मुंतखब होकर आए हैं, वहाँ पर 1 अरब महीने का KMC वो सिंध हुकूमत की जानिब से दिया गया है। तो जो काम आप लोगों ने करने हैं वो कितने किए, ये सवाल तो बनता है और तमाम टाउन से बनता है, सिर्फ आपसे नहीं, हर टाउन से बनता है। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी टाउन चेयरमैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं उस दिन जब बारिश हो रही थी ऑन ग्राउंड मौजूद था। तीसरी बात यह है कि जब मुर्तज़ा वहाब साहब ये बात कह रहे हैं कि 1 अरब रुपए माहाना टाउन्स को दिए जाते हैं, अब एक टाउन को दिए जाते हैं या सारे टाउन्स को दिए जाते हैं, ये आप बता सकती हैं मुझे। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नहीं सुनी है, इसलिए कि माहाना 1 अरब दिए जाते हैं हर टाउन को या फिर 9 टाउन की बात कर रहे हैं। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि ये जितनी भी रकम दी जाती है, चाहे वो 1 अरब है या 80 करोड़ है या 90 करोड़ है, इसमें से कितनी रकम वो है और ये रकम होती किस काम के लिए है। वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, ये कराची के लोग, अगर वो दे भी रहे हैं, सूबाई हुकूमत दे रही है, तो ये तनख्वाहों के पैसे हैं। अच्छा। हर टाउन के अंदर एक टाउन ऐसा है जहां 2000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। एक टाउन कम से कम भी एम्प्लॉयज अगर किसी टाउन के अंदर हैं तो वो 500 से कम किसी टाउन के अंदर नहीं है। 500 से लेकर 2000 एम्प्लॉयज हैं टाउन्स के अंदर, तो इनकी सैलरी कहां से जाएगी। इसी तरह मेडिकल, लीव इनकैशमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, POL, पेट्रोल के पैसे, ये सारी रकम इन्हीं रकम से जाती है जो सूबाई हुकूमत जो है वो माहाना OZT देती है, ऑक्ट्राई जिला टैक्स जो कहलाता है। तो जरा ये क्लैरिफिकेशन मुर्तज़ा वहाब साहब को भी दे देना चाहिए है कि ये रकम जो ऑक्ट्राई जिला टैक्स के नाम पे दी जाती है, इसका दरअसल मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि लोगों तनख्वाहें दी जाएं। अभी 12% तनाख्वाहें बढ़ी हैं जो सूबाई हुकूमत ने बढ़ाई हैं। जरा हमें ये बताएं। नहीं तो एक मिनट मुझे आप बताएं ना, किया गया है। जाहिर है आप मुझे बताएंगे, आप बताइए कि टाउन को जो पैसे मिलते हैं क्या वो सब सैलरियों की मद में, मेडिकल और पेट्रोल में चले जाते हैं? किसी किस्म की नहीं तो ओके, तो तनख्वाहों में 1 पैसा तरक्याती फंड का सूबाई हुकूमत नहीं देती है। जो ऑक्ट्राई जिला टैक्स दिया जाता है उसका 90 से 95% तनख्वाहों में चला जाता है। एक टाउन हमारा ऐसा है, गुलशन टाउन, कि जिसने 2023 से 2024 जुलाई तक 11 महीने तनख्वाह जो है उनकी तनख्वाह कम पड़ गई, यानी ऑक्ट्राई जिला टैक्स उनको कम दिया गया। उन्होंने 7 मिलियन रुपीस अपने ओन रिसोर्सेज जो टाउन के रिसोर्सेज हैं उनके जरिए दिए। तो आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने माशाल्लाह जो है वो हातिम ताई की कब्र पे इन्होंने लात मारी है। अच्छा, तो फिर ये मुझे बता दें मुनीम साहब, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के लिए पैसे नहीं देती,
ठीक है, ऑक्ट्राइज जिला टैक्स के जरिए आप करते हैं। इसका क्या मैं मतलब ये समझूं कि जिस दिन से आप सब लोग मुंतखब हुए, आपके मतलब जमात इस्लामी के जितने भी टाउन में मुंतखब होने वाले नुमाइंदे, उन्होंने कोई काम नहीं किया ना? नहीं, आप इसको इस तरह समझें कि देखें, एक ऑक्ट्राइज जिला टैक्स होता है, वो ऑक्ट्राइज जिला टैक्स हर टाउन को दिया जाता है, यूनियन काउंसिल को भी दिया जाता है, उसकी एक रकम है। मिसाल के तौर पे सर तरक्याती काम बता दें, आप मुझे बताइए कि जब आप लोगों को फंड्स पूरे नहीं मिलते तो फिर आप काम कर रहे हैं या नहीं? जमात इस्लामी ने, सुनिए, अब आप सुनिए, जो ओन रिसोर्सेज से जमात इस्लामी ने तरक्याती काम किए हैं, उनमें 171 पार्क हमने डेवलप किए, 1 लाख से ज्यादा लाइटें लगाई गई, इसी तरह खेलों के मैदान डेवलप किए गए, इसी तरह वो तनख्वाहें जो माजी में जो मेयर रहे हैं उनके दौर के अंदर लोगों को ड्यूज अदा नहीं किए गए, जमात इस्लामी के 9 टाउन्स ने 72 करोड़ रुपए अदा किए हैं। इसी तरह जो नाहेल इदारा है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, जिसके काबिज मेयर मुर्तजा वहाब साहब चेयरमैन हैं, और जो सूबाई हुकूमत के तहत आता है, और जो कचरा उठाने का हमारा इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, इन सारों के हवाले से भी जमात इस्लामी के इन 9 टाउन्स ने 1 अरब 35 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अपने ओन रिसोर्सेज से खर्च किए हैं। अच्छा, ये ऑक्ट्राइज जिला टैक्स सिर्फ तनख्वाहों की मद होती है ये। ठीक, यानी आपका भी इसका मतलब आपका भी वही रोना है जो MQM का है कि हमें फंड्स नहीं मिलते। रोना नहीं और है मुझे अच्छी तरह, नहीं एक मिनट मुनीम साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जिस वक्त ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, और उस वक्त, अब तो अमीर जमात इस्लामी हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, लेकिन जब उनसे हमारी बात होती थी वो उस वक्त कराची के अमीर थे, तो मैं उनसे ये मेरा सवाल था कि बाद में जमात इस्लामी ये नहीं कहेगी कि हमें फंड्स नहीं मिले। उन्होंने कहा हमारे पास भी सारे प्लान वर्कड अप हैं कि अगर हमें नहीं मिलते हम ये रोना नहीं रोएंगे बल्कि काम करके दिखाएंगे। आपको याद होगा उनकी पूरी कैंपेन में था। यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इख्तियारात से बढ़कर काम और क्या होता है कि हमने वो कर्ज भी चुका रहे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। अगर 2017 से लेकर और 2005 से लेकर आज तक के जो एम्प्लॉयज के ड्यूज हैं, भाई ये हमें तो अदा नहीं करना थे ना। हम तो 2023 में आए हैं, हम कह सकते थे कि ये तो वसीम अख्तर साहब जब फाइल फेंक कर भाग रहे थे और आंसू बहा रहे थे, ये तो उनको अदा करना थे, हमें तो अदा नहीं करना। हमने 72 करोड़ रुपए लोगों के ड्यूज अदा करे हैं जो 2017 से एम्प्लॉय थे। तो मुनीम साहब मुझे ये बताएं, आज मुर्तजा वहाब साहब ने इसी तरह देखिए, हमने इख्तियार का रोना नहीं रोया। ये वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ये हमारे मातहत नहीं है, मुर्तजा वहाब साहब हैं, आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई सड़क बनाने जाते हैं, जब कोई गली बनाने जाते हैं, तो पहला काम क्या होता है? पहले सीवरेज का काम होता है। ये काम मुर्तजा वहाब साहब को करवाना है, लेकिन हमने रोना नहीं रोया। हमने 1 अरब 35 करोड़ रुपए वो हैं कि जो हमने अपने रिसोर्सेज से, अपने रिसोर्सेज से खर्च करके इस काम को किया है। हमने इख्तियार का रोना नहीं रोया। मुनीम साहब अब ये मुझे बताएं कि वो कौन सी, ये लड़ते रहेंगे। ये मुझे बताएं ना कि उन्होंने ये कहा कि जमात इस्लामी की ही चेयरमैन ने लियाकताबाद में सड़क बनाई जो बह गई। मतलब उनका मकसद ये था कि जब आप हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि किस किस्म की सड़कें बनती हैं कि एक बारिश की बूंद गिरी और सड़क बह गई, तो ये सवाल अब आप लोगों से भी होंगे कि फिर ये किसको ठेका दिया था? अरे भाई, बात ये है ना, अब ये सुनिए, बात ये है कि जिन लोगों के पास अरबों रुपए हैं, जिन लोगों के पास अरबों रुपए हैं, मैं बात करोड़ों की और लाखों की बात नहीं कर रहा, वो अगर ये सवाल करें तो अजीब सी बात है ना कि आप जिस गैनी कैफियत से गुजर रहे हैं, अब लियाकताबाद के अंदर जो 3 दिन पहले जो सड़क बैठी है उसकी जिम्मेदारी भी मुर्तजा वहाब साहब आपको कबूल करना चाहिए। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन बैठ गई, बैठने के नतीजे के अंदर सड़क भी बैठ गई। जो सड़क के नीचे थी वो ब्लॉकेज के नतीजे के अंदर आगे पानी नहीं गया और उसके नतीजे में पूरी जो 100 मीटर की तकरीबन पट्टी है वो बैठ गई। लेकिन जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने क्या किया? हमने रोना नहीं रोया। हमारा टाउन चेयरमैन वहां खड़ा था, कॉन्ट्रैक्टर के पैसे रोके गए हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं देंगे जब तक वो ये काम मुकम्मल नहीं करेगा। ये जमात इस्लामी है, ये MQM और पीपल्स पार्टी की चोरों की अंजुमन नहीं है कि जो डाका भी डालें, लोगों का लूटमार भी करें और उसके बाद ऐसे पाक साफ होकर सामने आ जाएंगे जैसे उन्होंने किया ही नहीं है। हमारा सवाल तो यह है, इस शहर के, ये शहर
अरबों टैक्स देता है। लेकिन मुनीम साहब, जिन 516 नालों का उन्होंने जिक्र किया जो टाउन के अंडर हैं, केएमसी के नहीं, उन्होंने कहा उनके पास तो बड़े नाले हैं, 600 है ना टोटल, उसमें से 516 उन्होंने कहा टाउन से गुजरते हैं। तो आप मुझे बताइए कि उनकी सफाई का और उनको रवा रखने का या उनको वाइडन करने का, एक्सपैंड करने का, ये काम तो टाउन ने करना है, बना के दे। अच्छा देखिए, ये इसकी वजाहत भी सुन लीजिए। देखें, बात करना आसान है कि 516, 512 नाले हैं और 44 नाले। 44 नाले वो हैं जो बड़े नाले हैं, 512 नाले वो हैं जो छोटे नाले हैं। इन सब नालों के लिए फंड किसने मांगा, एलोकेशन किसने मांगी सूबाई हुकूमत से, और कितना फंड दिया गया टाउन को, ये जरा बताएं। कितनी मशीनरी दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी केएमसी की है वो केएमसी ने पूरी ही नहीं करी। भाई, आप फंड आपको मिला ना, केएमसी को फंड मिला है, सूबाई हुकूमत से टाउन को नहीं मिला। उसके बावजूद हमारे टाउन्स ने बारिशों से पहले नालों की सफाई की है। लेकिन जब ये 44 नाले जिनकी वो खुद बात कर रहे हैं, जिनमें बड़ा गुज्जर नाला है, औरंगी नाला है, कुरंगी नाला है, ये नाले जब ओवरफ्लो होंगे तो आप मुझे बताइए छोटे नालों का क्या होगा? छोटे नालों का पानी कहां जाएगा? मैं खुद खड़ा था, नाजमाबाद में खड़ा था, नाजमाबाद की ईदगाह ग्राउंड के सामने मैं खड़ा था। सामने की तरफ जो है वो गुज्जर नाला था, पीछे औरंगी टाउन नाला था, वो नाला उबल रहा था। ठीक है, ये आपने क्योंकि गुलशन टाउन का जिक्र किया, इसका मतलब गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 भी आप ही के अंडर आता है, मतलब जमात इस्लामी के टाउनशिप में आता होगा ना? मेरे इल्म में नहीं है, आप जरा एग्जैक्ट जगह बताइए। सर सैयद कॉलेज के पीछे वाली पूरी साइड? जी पूरा आता है। बैतुल मुकर्रम के पीछे वाला पूरा हिस्सा? बिल्कुल आता है। प्लीज अपने टाउन चेयरमैन से कहिएगा, उस दिन लोग वहां पर अटके खड़े हुए थे इसलिए क्योंकि वहां के सारे रहायशियों ने नो गो एरिया बनाए हुए, बैरियर्स लगाए हुए हैं और गेट लगाए हुए हैं, और उन्होंने खोलने से इनकार किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बेइंतहा मुश्किल रही। खुद 4 घंटे में वहां फंसी रही, लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे लोग गाड़ियों से उतर के, लेकिन रहायशियों ने कहा हम नहीं खोलेंगे बैरियर भी और गेट भी। लिहाजा अपने टाउन चेयरमैन से कहिएगा कि उसको नो गो एरिया तो कराची में अब कोई होना ही नहीं है, वो क्यों है उसको बेहतर करें। ठीक है, आप जरा इसकी वजाहत भी सुन लीजिए ना, आपने बात की है तो। नहीं वजाहत कोई नहीं होती, उसमें लोग परेशान थे। आई एम सॉरी मुनीम जफर साहब, एनओसी देना, टाउन जो है वो एनओसी दे ही नहीं सकता। ये तो पुलिस ने, देखे ना, जब रेंजर्स ने कराची में, सर यहाँ कोई एनओसी नहीं लेता, मोहल्ले वाले खुद लगाते हैं इस उसमें कि जी स्ट्रीट क्राइम होते हैं। टाउन पर नहीं है ना, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी टाउन पर नहीं है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस पर है। ये बैरियर टाउन ने नहीं लगवाए, लोगों ने खुद लगाए हैं, और पुलिस का महकमा इस बैरियर को पहले भी पुलिस ने हटवाए थे, रेंजर्स ने हटवाए थे कराची में 2016 में, वही रेस्पॉन्सिबल है। टाउन चेयरमैन रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस काम का। तो चेयरमैन पुलिस से बात तो कर सकता है ना मुनीम साहब, यही तो बात है ना कि सब अपनी जिम्मेदारी से पीछे हो जाते हैं। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं ना, ये बात बिल्कुल सही। मुनीम जफर साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो मौसमियाती तब्दीली ने जो पाकिस्तान भर में दिखाया है हमें डिजास्टर, एक डिजास्टर आज और हुआ गिलगित बल्तिस्तान का, उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खज़र में ग्लेशियर फटने से सैलाबी जो सूरत हाल हुई, जिससे लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इसके हवाले से बात करते हैं फैज़ुल्ला फ़राक साहब से, जो कि तर्जुमान हैं गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। फैज़ुल्ला साहब, बताइएगा कि ये जो ग्लॉफ हुआ है इससे कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और रेस्क्यू के काम में क्या दुश्वारियाँ आई और कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सका है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। ये गुज़िश्ता सब का बल्कि 4 बजे है, अफसोसनाक वाक़या है कि ये गुजर का इलाका रोशन एक इलाका है, वहाँ पे ये जो ग्लेशियर है उसके फटने का के बाद जिस तरह वहाँ पे सैलाबी मेला आया बदतरीन किस्म का, जिसने पूरी आबादी को अपने लपेट में लिया, और वहाँ पे 100 से ज़्यादा गिराने से मुतासिर हुई, 50 से ज़्यादा इसमें फुल डैमेज है, बाकी जुज़वी तौर पर है। इसमें 100 से के करीब लोग यहाँ पे फंसे हुए थे। रात भर सुबह उनको रेस्क्यू किया गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद थी। रेस्क्यू 1122 डिजास्टर मैनेजमेंट और अफवाज पाकिस्तान का ताउन भी था, चूँकि हेलीकॉप्टर की सर्विस का भी यहाँ पे आगाज किया गया था, और तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है जो फंसे लोग थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने हंगामी तौर पर खुद विजिट किया है, आज मौके पर मौजूद है, यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों का भी मॉनिटर किया है और इमदादी कार्रवाइयों को विजिट भी किया, लोगों के मसाइल भी सुने हैं, मुतासरीन से भी मिले हैं, और इससे बड़े पैमाने पे लोगों के फसलें, खेत खलियान और उनके
मवेशी खाने और घरों का नुकसान हुआ है। 7 किलोमीटर के आर्टिफिशियल झील बनी है, 1 किलोमीटर का जो सड़क है वो इसमें बह गई है। अच्छा, ये भी आज शेरी रहमान साहिबा ने भी, क्योंकि वो भी क्लाइमेट पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं, उनका कहना था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की वजह से जिसने काम किया, एटलीस्ट जो जानी नुकसान है उसको बचाया जा सका। शेरी रहमान साहिबा का देखें, वो क्लाइमेट चेंज का अपना वो जो जिस पे ओपिनियन देती है, वो इस्लामाबाद में बैठ के, मसला ये है कि यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम है ही नहीं, यहाँ पे कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है और गैर फाल है पूरा सिस्टम इनका। और उस दिन मुसद्दिक मलिक साहब ने आके गिलगित बल्तिस्तान का विजिट किया और उसने पूरे मामले पे नोटिस लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद नोटिस लिया। इसके बावजूद अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसको फेडरल मौसमियाती तब्दीली का जो महकमा है उसमें देखना है, वो उन्होंने नोटिस तो लिया, लेकिन ये फाल नहीं है, जिस वजह से ये हालात यहाँ फेस कर। तो वहाँ पे तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं फिराक साहब, और कहा यही जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर्स हैं वो ऐसे हैं कि इनका बतदरीज मेल्टिंग जारी है। तो अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पर फाल नहीं है तो फिर किस तरह से लोगों को बचाया जा सकेगा? ये देखिए एक मुश्किल सवाल है जिसको हम खुद फेस कर रहे हैं, और ये बदतरीन हालात है, जिस तरह की बदतरीन मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से गिलगित बल्तिस्तान गुजर रहा है उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। फर्स्ट टाइम इस तरह के हालात पैदा हुए। 8000 के करीब यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं, और क्लाउड बर्स्ट भी साथ साथ चल रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम को जब तक फाल नहीं बनाएंगे यहाँ इंसानी जिंदगी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। रात का जो अफसोसनाक वाक़ा है उसमें भी एक शेफर्ड ने वक्ती तौर पर वहाँ पे इतला दी लोगों को और लोगों की जानें बचाई। अगर वो शेफर्ड फोन पर रब्ता ना करता तो इसमें 100 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटीज होनी थी। तो ये कम से कम काम आ गया। तो अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त जाहिर है कि लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अब हालात, आप क्योंकि 8000 ग्लेशियर्स आपने बताया हैं और इस वक्त एक आर्टिफिशियल लेक भी बन चुकी है, अब मज़ीद किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि जिनको रेस्क्यू किया गया है? जाहिर है कि उनके अब घर भी तबाह हो गए हैं, बताया गया है कि 100 से ज़ायद मकानात गए हैं, आप कह रहे हैं फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, मवेशी जा चुके हैं, तो अब इन लोगों की रीहैब का काम कहाँ किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये भी अब एक मसला है कि लोगों को देखो, हमने नकल मकानी तो करवा दी, नशीबी इलाकों से लोगों को हमने वहां से उठा दिया है जहाँ खतरात थे, और ये लेक का पानी का फ्लो अभी जारी हुआ है, शुक्र है, वरना ये लेक ब्रेस्ट होने का खतरा था, उससे बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होने थे। वो तो बर वक्त गवर्नमेंट के मशीनरी यहाँ पे 24 घंटे खड़ी है। वज़ीर आला खुद यहाँ आज रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों का जायजा खड़े रहे दिन भर यहाँ पे मौके पे मुतासर इलाके पे जाके। अब ये है कि उनको हमने इब्तदाई तौर पर जो खेमे हैं, टेंट है, फूड पैकेट्स और दीगर जो अशिया हैं वो उन तक पहुँचा दी गई है। अब उनके रिहेबिलिटेशन जो है ये एक टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन है। आप उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान अपने वसाइल पे रहते हुए कोशिश करेंगे रिहेबिलिट करने की, लेकिन वफाकी ताउन इसमें भी दरकार है। वफाकी ताउन ज़ाहिर है इसमें दरकार है। और फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की जो आप कह रहे हैं जिनको फाल करना है, उसके लिए क्या आप लोगों ने दोबारा वफाकी हुकूमत से, मुसद्दिक मलिक साहब से रब्ता किया है कि कल तो बड़े पैमाने पर जो है वो जानी नुकसान शुक्र है बचा लिया गया, लेकिन खुदा ना खास्ता दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इन प्लेस हों? नहीं देखें, बिल्कुल वो मुसद्दिक मलिक साहब खुद गिलगित बल्तिस्तान आके चले गए हैं और पीएम साहब उस दिन विजिट करके चले गए हैं, और अर्ली वार्निंग सिस्टम पे उन्होंने खुद स्ट्रेस भी किया था और उन्होंने खुद भी कहा था कि इसको फंक्शनल होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद फाल न होना, हम समझते हैं कि जो मौसमियाती तब्दीलियों के नाम पे, एनवायरमेंट पे, माहौल के नाम हो रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन गिलगित बल्तिस्तान पर अगर नहीं होगी, वफाक का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ नहीं मिलेगा मदद के तौर पर, और वफाक के जो महकमा है इस हवाले से वो इस पे सीरियस किस्म के ठोस इकदाम नहीं उठाएंगे। ये थ्रेट सिर्फ जीबी के लिए नहीं है, ये माहौलियाती थ्रेट पूरे पाकिस्तान और पूरे ग्लोब के लिए, दुनिया के लिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बेहद शुक्रिया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ थे फिराक साहब, उनका कहना है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल नहीं है, उसका फाल होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि 8000 के करीब ग्लेशियर हैं और क्लाइमेट
चेंज की वजह से इन ग्लेशियर्स के जो पिघलने का अमल है, जिसके बारे में हमने बड़ा जिक्र भी किया था और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स जब हमारे प्रोग्राम्स में आए जिन्होंने ग्लोफ का जो फिनोमेना है उसे बताने की पूरा समझाया कि किस तरह से ये होता है, इसका वो कहते हैं कि आगाज़ हो चुका है। और गुज़िश्ता रात आने वाली तबाही ये माली तौर पर तो बहुत लोगों की हुई है, लेकिन शुक्र है कि जो है जानें हैं वो बचा ली गई हैं। बहरहाल देखना है कि किस तरह से इन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इन प्लेस किया जाता है। पूरा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली की जद में ज़रूर है, लेकिन इसके साथ हमारे सारे माहिरीन ये कहते हैं कि जो बद इंतज़ामी है या लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस है वो इंतहाई उरूज पर है और बहुत जल्दी हमें इसके लिए तैयार होना होगा। तमाम सूबों को, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, और जिसे कहते हैं ना कि निचली सतह तक, जिसके अंदर आपकी प्लानिंग है, आपका क्लाइमेट स्मार्ट कंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब होना होगा। आपकी रेस्क्यू की सर्विसेज बेहतर होनी होंगी ताकि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स हो जाती हैं, एवरेज से ज़्यादा होती हैं, यानी सालाना एवरेज से ज़्यादा हो जाएं, तो फिर उसको किस तरह से सिस्टम बर्दाश्त कर सके, लोग बर्दाश्त कर सकें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्दाश्त कर सके। इस चीज़ की बेइंतहा ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट फ़ंड्स तो अगर मिल भी जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो उन फंड्स को फिर उसको जिस तरह से गुज़िश्ता भी हमारे प्रोग्राम में कशमाला साहिबा थी, उनका ये कहना था कि अब तक जितने भी क्लाइमेट फ़ंड्स हैं वो डिज़ास्टर के बाद जो सारे मसाइल से नबरदाजमा होती हैं हुकूमतें या सूबाई या ज़िलाई, वो उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन प्रिपेयर्डनेस के लिए उनका इस्तेमाल होना इंतहाई ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।